हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जो वेक्टर अलजेब्रा वाला पोर्शन था। मैंने वेक्टर्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया था। एक हमारा अलजेब्रा वाला पोर्शन था, एक हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन था। अलजेब्रा वाला पोर्शन जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में, और जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, आई होप आपसे क्वेश्चंस हो गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन था। वेक्टर कैलकुलस का जो पोर्शन था उसकी तरफ हम स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस का चीज, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस के दो पोर्शन है हमारे पास। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैलकुलस के हमेशा दो पोर्शन होते हैं, एक हमारा डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, एक हमारा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। तो आज जो है पहली क्लास है इसकी वेक्टर कैलकुलस की। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा की बातें करी थी, तो वेक्टर कैलकुलस की जो पहली क्लास होती है वो हमेशा वेक्टर डिफरेंशिएशन की होती है। किसकी होती है? वेक्टर डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन से शुरुआत करेंगे और बेसिक बेसिक सी बातें आई होप आपको पता होंगी, तो उसको अज्यूम करते हुए हम चलेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको इतना तो पता हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, मतलब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके, ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया क्या? नहीं, चलो आ जाओ, शाबाश। देखो वेक्टर कैलकुलस, तो शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? वेक्टर डिफरेंशिएशन से। कहां से? वेक्टर डिफरेंशिएशन से। ठीक, तो जिस तरह से हमारे पास जब भी हमें कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स। ठीक है, एक सिंबल आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, डेल बाई डेल एक्स, है ना। ये आपने देखा होगा, डेल बाई डेल एक्स क्या मतलब क्या होता है? अदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मानते हुए ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और इसमें हम किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानते, जितने वेरिएबल्स होंगे उन सब का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके साहब, ठीक है। इतना अगर हमें पता है तो बहुत ध्यान सोचो। मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी दी गई है, हमारे पास क्या दी गई है? एक क्वांटिटी दी गई है, एक फंक्शन दिया गया है एफ। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ, और हमसे बोल दिया गया दिस फंक्शन, ये फंक्शन है सिर्फ एक्स का, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और हम इसका डिफरेंशिएशन करें। हम क्या करें? डिफरेंशिएशन करें। तो अगर ये करें डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, तो क्या इन दोनों क्वांटिटीज में कोई अंतर होगा क्या? इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में कोई अंतर होगा क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। तो अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वो जो सिंगल वेरिएबल था उसके रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी सेम बात है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल यहां पर लिखा हुआ उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अदर वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, बट यहां तो अदर वेरिएबल्स है नहीं, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। ओके, बट अगर हम ये लिखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, है ना, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ अदर वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इन दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानेंगे। बट यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और चूंकि y को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो हमारा ये क्वांटिटीज इक्वल नहीं रहेंगी। अच्छा साहब, अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम क्या लगाते हैं जब भी हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं किसी फंक्शन का? हमने सपोज दैट लिखा, अब हम जनरली इस नोटेशन को ही फॉलो करेंगे, डेल एफ एक्स बाई या डेल बाई डेल एक्स को। ठीक है ना, डेल बाई डेल एक्स। क्यों ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि सिंगल वेरिएबल के लिए भी एक सेम काम करता है और मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी एक डायरेक्शन में ही काम करता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम एक डायरेक्शन में ही काम करने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी मिला रहे हैं तब भी हम सिंगल सिंगल वेरिएबल के लिए ही काम करते हुए चलेंगे। ठीक साहब, तो सपोज दैट हमारे पास एक क्वांटिटी लिखी हुई है डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, या इसको हम सिंपल डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं ना, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक, तो इस क्वांटिटी से या इस क्वांटिटी से आप समझते हैं क्या? फिजिकली हम क्या समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक कर्व दिया गया है, मान लो हमारे पास एक कर्व दिया गया है, इधर एफ एक्स है, इधर एक्स है, हमने ये कर्व खींच दिया, तो ये जो क्वांटिटी कैलकुलेट होकर के आ रही है, इस क्वांटिटी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ fx, this is the slope of fx। ये क्या है? सिंपल स्लोप। अर्थात इस पॉइंट पे अगर हम इस क्वांटिटी को या इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये है ना। इस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? इस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, है ना।
इस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। क्या मेरी बात है समझ आ रही है? तो दिस इज नथिंग बट स्लोप, है ना। अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो उसको हम स्लोप से दिखा रहे हैं, ये बात अपने को सिंपल समझ आ रही है। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक डायमेंशन में तो चीजें नहीं होती, डायमेंशंस आगे बढ़ती हैं, 2D 3D, अब तो मल्टीपल डायमेंशंस में भी हम काम करते हैं। बट अगर हम 2D 3D में भी जाएं तो किस तरह से इन एक्सप्रेशंस को हम व्यक्त करेंगे? अब चूंकि यहाँ वन डायमेंशन था तो हमें परवाह करने की, हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम सारी चीजें वन डायमेंशन में कर रहे हैं, हम fx वन डायमेंशन में लिख रहे हैं, सारी चीजें वन डायमेंशन में हो रही हैं और हम आराम से सारी चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका जो डिफरेंशिएशन भी आएगा वो वन डायमेंशन में ही आएगा, ठीक है ना। एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक वेरिएबल का ही आएगा। अगर fx का फंक्शन था तो वो जो इसकी स्लोप आएगी वो भी x का ही फंक्शन आएगी। बट अगर हम इसको अलग दुनिया में ले जाएं, मतलब अलग डायमेंशन ले जाएं, मतलब अलग x y z में ले जाएं, हम वन डायमेंशन से ऊपर अगर बातें करें और हम बात करें कि fx, y की अगर बात करें या fx, y, z की बात करें, तब यहाँ क्या है? तब यहाँ क्या है? क्या यहाँ पर अब जो स्लोप होगी उसको हम 3D में दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगर हम 3D में दिखाने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन रहा होगा, है ना, ठीक है ना। मतलब समझ जाओ ना, एक पीक टाइप का, एक पर्वत चोटी टाइप की होगी। मैं इसको अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलूंगा, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पहले लैपटॉप पे चल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जैसी दिख रही होंगी, कुछ बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो दिख रहे होंगे। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं स्लोप को। तो पहले तो आपको 3 एक्सेस दिख रही होंगी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले ये एक्स एक्सेस, ठीक है, ये वाई एक्सेस, ठीक है, ये जी एक्सेस। तो एक्स वाई और जेड एक्सेस में अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास स्लोप भी 3 बनेगी। किस तरह से 3 स्लोप बनती है? किसी एक हम लोग पर्वत श्रृंखला पे फोकस करते हैं और उसको जरा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो इसको हमने फोकस किया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कंसीडर करना चाहें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर अपन जाएं तो बहुत ध्यान से सोचो कि यहाँ पे स्लोप किस तरह से बनेगी। इसकी स्लोप को मैं विजुअलाइज करने की कोशिश कराता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अपन स्लोप देखें ध्यान से तो क्या हो रहा होगा? स्लोप के साथ क्या होगा कि सपोज दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने पकड़ा, ठीक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन की स्लोप ये होगी, है ना, एक्स डायरेक्शन में इस तरह से स्लोप होगी। वाई डायरेक्शन में अगर अपन स्लोप देखें तो कुछ इस तरह से होगी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा वाई, जस्ट अ सेकेंड, ये वाई हो गया। और z को अगर अपन दिखाने की कोशिश करें तो z डायरेक्शन में स्लोप इस तरह से होगी। तो ये x की, ठीक है, ये y और ये z, तीनों डायरेक्शंस में हमें स्लोप दिख रही है ना। तीनों डायरेक्शन में हमें स्लोप दिख रही है। अब जब तीनों डायरेक्शन में स्लोप है तो तीनों स्लोप्स को किस तरह से विजुअलाइज करना है? फर्स्ट वाली स्लोप को हम लिख देंगे, मान लो ये फंक्शन जो है, फंक्शन हमने डिफाइन किया डेल एफ से, ठीक है, सॉरी फंक्शन डिफाइन किया हमने एफ से, दैट इज हमने कुछ लिया हुआ साइन एक्स प्लस कॉस आई। तो ये फंक्शन अगर एफ है तो डेल एफ बाई डेल एक्स हो गई स्लोप जो है, ये एक्स एक्सिस की स्लोप है, ठीक है। वाई एक्सिस वाली स्लोप क्या हो गई हमारे पास? वाई एक्सिस वाली स्लोप हो गई डेल एफ बाई डेल वाई, है ना। और जेड एक्सिस वाली स्लोप हो गई हमारे पास डेल एफ बाई डेल जी। ये बात समझ आई तीनों, ठीक है। तो 3 स्लोप हैं। अब इन तीनों स्लोप्स को मिक्स किस तरह से करना है इस पे हम चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये विजुअलाइजेशन थोड़ा थोड़ा सा आपकी समझ आया होगा कि क्या हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पीक मैंने आपको दिखाई कि भाई 3D में जब आप विजुअलाइज करोगे ना चीज़ों को तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपने विजुअलाइज किया कि भाई ये देखा कि हमारे पास एक पीक बन रही है। अब हम क्या करते हैं, जब स्लोप्स की बात कर रहे हैं, लाइक हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अब यहाँ पर एक स्लोप नहीं बनेगी, यहाँ 3 स्लोप होंगी, है ना। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग स्लोप होगी। तो अगर हम एक्स डायमेंशन में देखना चाहें स्लोप क्या होगी एक्स डायरेक्शन में, तो इस फंक्शन की एक्स डायरेक्शन में स्लोप क्या होगी? डेल एफ एक्स वाई जेड सॉरी अपॉन डेल एक्स, है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स। ये क्या हो गई? स्लोप इन, दिस इज स्लोप इन एक्स, है ना। अगर हम इसकी बात करें डेल एफ बाई डेल वाई, एक्स वाई जेड आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? स्लोप इन वाई, है ना। अगर हम बात करें डेल एफ बाई डेल जी या डेल जेड, तो ये क्या है? स्लोप इन जेड, है ना, स्लोप इन जेड। तो तीनों डायरेक्शंस की जो स्लोप होगी वो अलग अलग होगी। तीनों डायरेक्शंस की जो स्लोप होगी वो अलग अलग होगी, ठीक।
अब स्लोप से हम क्या समझते हैं, स्लोप वो चीज होती है उस पॉइंट पे जहां पर ढाल सबसे ज्यादा होती है ना। लाइक अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये एक्चुअल स्लोप आ रही है, लेकिन हम सोचो कोई एक लाइन खींचे जो इस तरह की हो, हमको एक लाइन खींचे जो इस तरह की हो, तो ध्यान से देखो कि ये भी तो स्लोप है एक तरह से, ये भी तो स्लोप है, बट चूंकि ये एक लाइन है और ये एक लाइन, और इस लाइन में अंतर क्या है कि दिस स्लोप इज शोइंग द मैक्सिमम बेसिकली स्लोप, या बोल सकते हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट या मैक्सिमम जो ढाल होती है, समझ रहे हो ना इस बात को, कि ये चीज जो है ना मैक्सिमम ढाल को दिखा रही है, मैक्सिमम स्लोप को दिखा रही है, बट इस चीज से ना हम स्लोप को अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम स्लोप जो होती है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, डेल एफ बाई डेल एक्स की डायरेक्शन में, किसी भी अदर डायरेक्शन में मैक्सिमम स्लोप नहीं हो सकती है। बात समझ पा रहे हो? उसी तरह से जब हम 3 डायमेंशन में जाते हैं, तो वहां पर स्लोप को दिखाने का कुछ अलग फंडा होता है, और उसको हम दिखाते हैं ग्रेडियंट से। इसे दिखाते हैं, ये नेबुला ऑपरेटर होता है, इसको हम उस फंक्शन पे जब ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास आता है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ। बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है, काइंड ऑफ स्लोप है। ये क्या है, काइंड ऑफ स्लोप है ना। या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या बताता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ बता रहा है उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में एफ जो है वो मैक्सिमम चेंज ला रहा है। भाई स्लोप क्या बताता है, स्लोप ध्यान सुनो, स्लोप क्या बताता है, स्लोप हमेशा मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन बताता है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या बताएगा, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में जो मैक्सिमम चेंज होगा ना, अब यहां पर क्या था, यहां पर मैक्सिमम चेंज एक ही डायरेक्शन में हो सकता था, है ना, 1D था, तो ये हमारे पास केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो सकता था इस स्लोप में, इस कर्व में। बट अगर हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, अगर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो वहां स्लोप्स खींचने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एक ही पॉइंट पे आप डिफरेंट डायरेक्शंस में स्लोप खींच सकते हो, है ना। अभी जैसा मैंने आपको उस विजुअलाइजेशन में भी दिखाया कि हम लोग जब 3D मॉडल एक ले रहे हैं, तो उस 3D मॉडल में मैं फिर भी एक लेने का प्रयास करता हूं, मैं यहां से कुछ उठाने का प्रयास करता हूं। मान लो मेरे पास ये एक बल्ब है ना, ये एक बल्ब है, अच्छा से समझ आएगा इससे। तो अब अगर हम इस बल्ब की बात करें तो मान लो हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, मान लो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, मैं मार्कर से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो ध्यान सुनो, अब चौक पर रखने का टाइम है, थोड़ा सा मार्कर उठाने का टाइम आ गया है। ध्यान से देखो कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, एक स्लोप मानते हैं, ये स्लोप है, ठीक है। तो अब अगर सपोज दैट हम इस पॉइंट पे खड़े हुए, दिख रहा है क्या, अब लेट मी चेक विजिबल है या नहीं है, ठीक है, आई होप विजिबल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ना स्लोप डिफरेंट डायरेक्शंस में खींची जा सकती है। इस पॉइंट पे ये भी स्लोप है, इस पॉइंट पे ये भी स्लोप है, इस पॉइंट पे ये भी स्लोप है ना, इस पॉइंट पे ये भी स्लोप है, इस पॉइंट पे ये भी स्लोप है। तो क्या अनंत स्लोप खींची जा सकती है? बट यहां पर क्या था, यहां पर स्लोप केवल एक ही खींची जा सकती थी, लेकिन 3D में क्या हो रहा है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स को खींच सकते हो एक ही पॉइंट पे। जब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स को खींच सकते हो एक ही पॉइंट पे, तो उनमें से कोई एक स्लोप ऐसी होगी जो कि मैक्सिमम जो चेंज है इस फंक्शन में दिखा रही होगी। बात समझ आई? मतलब इस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू पता है, ठीक, हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर जाएं और हम मान लो इधर गए, इस डायरेक्शन में गए, ठीक, हमने फंक्शन की वैल्यू नोट करी, हम इस डायरेक्शन में गए, हमने फंक्शन की वैल्यू नोट, सेम डिस्टेंस पर। बात समझ आ रही है? सेम डिस्टेंस पर हम इधर गए, सेम डिस्टेंस, हर डायरेक्शन में हम सेम डिस्टेंस पर गए और हमने नापने की कोशिश करी कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो जिस डायरेक्शन में स्लोप की वैल्यू जो मैक्सिमम चेंज ला दे एफ में, दैट इज द बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ क्या करता है, उस डायरेक्शन को शो करता है जहां पर बेसिकली है तो ये स्लोप है ना, ग्रेडियंट क्या एक काइंड ऑफ स्लोप है, बट किस टाइप की स्लोप है जो इस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज को शो कर जाए। ठीक है, इसको साफ करने का समय आ गया है, ठीक है, काम की चीजें होती हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप ये बात समझ आई कि स्लोप किस तरह से मैक्सिमम चेंज दिखा पा रहा है। अब हम आगे चलते हैं, अब मार्कर को रख देता हूं और चौक को उठाने का फिर से समय आ गया।
ठीक। तो ग्रेडियंट एफ लिखना है इसको अपनी भाषा में, लिखना है इसको अपनी भाषा में कि ग्रेडियंट एफ क्या है। ग्रेडियंट एफ जो है, अब ग्रेडियंट एफ है क्या वास्तविकता में, अगर इनसे समझना चाहें तो ग्रेडियंट एफ में सारी स्लोप से मिली भाई, एक्स में भी स्लोप है, वाई में भी स्लोप है, जेड में भी स्लोप है, तो सारी स्लोप्स को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट एफ बनेगा। तो ग्रेडियंट एफ को हम दिखाते हैं किस तरह से, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, है ना, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू के कैप। ये एक्स वाली स्लोप, ये भाई ये क्या है, ये एक्स वाली स्लोप, ये वाई वाली स्लोप, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, वाई वाली खो गई, ये वाली नहीं 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 खो गई, चलो यही कहीं मैंने नोट करी थी, ये वाली है, हाँ स्लोप इन वाई और ये क्या स्लोप इन जेड। तो इन सबको भाई एक्स वाली जो होगी आई कैप में होगी, वाई वाली जो होगी जे कैप में होगी, और जो जेड वाली होगी, जो जेड वाली होगी वो के कैप में होगी। तो सारी स्लोप्स को अगर आप एक साथ मिला करके लिख दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो अब इसमें एक लाइन लिखो, अब इसमें एक लाइन लिखो कि ग्रेडियंट ऑफ एफ या डेल एफ को क्या बोल पढ़ते हैं, डेल एफ। ये नेवला ऑपरेटर होता है, नेवला नहीं है, नेवला है। ये जो नेवला ये जो नेवला ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये मैक्सिमम स्लोप को दिखाता है। ये क्या करता है, मैक्सिमम स्लोप को दिखाता है। तो ये लाइन लिखना कि ग्रेडियंट ऑफ एफ is the direction of a slope which shows the maximum change in the function which shows the maximum change in the function f। क्या बात क्लियर है, ये है ग्रेडियंट एफ। क्या ग्रेडियंट एफ का फील आया है, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ आया है, क्या फिजिकल फील आया है थोड़ा थोड़ा सा, है ना, क्या है क्या ये। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि डेल एफ इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, है ना, इनटू एफ। दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है, और इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, विजिबल नहीं होगा उधर से, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, जरा सी जगह बना के लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जगह बना के, ये साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह बना के लिखता हूं मैं। ग्रेडियंट एफ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल बाई डेल जी इंटू के कैप मल्टीप्लाइड बाई एफ, मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ये है ग्रेडियंट, क्या है ये। इसको अगर हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेट होकर के आएगा, और जो ग्रेडियंट कैलकुलेट होकर के आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने यहां पर एक वेक्टर दिखा दिया। क्या मेरी बात है क्लियर, क्या मेरी बात है क्लियर है, पक्का। अब कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो सकता है, सपोज दैट आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन आपको दिया गया है, कोई भी एफ की वैल्यू ले लो, मान लो दिया गया है आपको फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी। तो अब करना क्या होता है इसमें, करना क्या होता है, ध्यान दो, करना क्या होता है। हम सबसे पहले इसको यहां डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एफ इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स। अब सब में अलग अलग लगा देंगे तो डेल बाई डेल एक्स, आई कैप इधर लिख लेंगे, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी, है ना, प्लस जे कैप इंटू डेल बाई डेल वाई, फिर डाल देंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी, ठीक, प्लस के कैप इंटू, फिर से डाल देंगे तीसरे वाले में, इसमें डेल बाई डेल जी इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी। करेक्ट, करेक्ट है, सॉल्व कर दो। क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास आ जाएगा आई कैप, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ इसका होगा डिफरेंशिएशन 2xy, है ना, इसका क्या हो जाएगा 2xy, क्योंकि इस वाले में तो x है नहीं, इस वाले में x है, y को कांस्टेंट माना, x का हो गया 2x, y को कांस्टेंट मान के ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस जे कैप, इस वाले का करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में करना, तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो पहले वाले में y का करेंगे x स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हुए तो x स्क्वायर, प्लस इसमें करेंगे z को कांस्टेंट मानते हुए तो 2yz, ठीक है, इसका करेंगे प्लस के कैप, तीसरे का करो z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, चूंकि ये इसमें z नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहां पर z है तो z का करेंगे 1 हो जाएगा, y स्क्वायर कांस्टेंट है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए ये जो ग्रेडियंट ऑफ f आया ना, दिस विल बी शोइंग द मैक्सिमम चेंज, दिस विल बी शोइंग द मैक्सिमम चेंज। अब वास्तविकता में जो मैक्सिमम चेंज आता है ना, ये उस फंक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है,
ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आता है। अगर आप कोई सरफेस ले रहे हो, तो इसमें जो मैक्सिमम चेंज आएगा ना वो एन कैप की डायरेक्शन में आता है। मान लो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, मान लो यहाँ से यहाँ जाना है तो इस डायरेक्शन में हमारा मैक्सिमम चेंज आता है। इसको भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? क्या बात क्लियर है? पक्का? इसमें भी और फिजिकल इंटरप्रिटेशन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो। अब थोड़ा सा और फील करते हैं ग्रेडियंट को, मतलब ग्रेडियंट पे आज पूरी पीएचडी कर लेनी है अपने को। ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक हिल है, ठीक है, एक हिल है ये, ठीक है। समोसा लग रहा होगा लेकिन वास्तविकता में ये हिल, ठीक है। अब बहुत ध्यान सोचो कि इस हिल पर जब आप इस पहाड़ पर, इस पहाड़ी पर जब आप चढ़ाई करोगे तो आपके लिए ना डिफरेंट तरीके के रास्ते होते हैं। आपके पास इस तरह के रास्ते बनाए जाते हैं, है ना, जो इस तरह से घूम के आता है और फिर यहाँ से निकलता है, फिर इस तरह से घूम के आता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से घूम के आता है, फिर यहाँ से निकलता है, इस तरह से। अब वास्तविकता में ये रास्ते जो होते हैं ना, हल्के से तिरछे ऊपर की तरफ जाते हुए होते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट होते, ये हल्के से इस तरह के होते हैं ना। हल्का धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ाया जाता है, धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ाया जाता है। अगर आप सोचो कि आपको इस पॉइंट से, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपको इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप नॉर्मल रास्ता लो, ठीक है, आप यहाँ से गए, फिर यहाँ से इस तरह से जा के ऊपर पहुंच गए। दूसरा क्या हो सकता है? क्या दूसरा आप डायरेक्टली इस तरह से ऊपर जा सकते हो? क्या दूसरा आप डायरेक्टली इस तरह से ऊपर जा सकते हो? अब बहुत ध्यान से सोचो कि ये क्या है, किसमें आसानी से आप पहुंचोगे। एक बात तो सिंपल समझ आती है कि इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आराम से पहुंच सकते हो, और इस रास्ते में जाओगे तो प्राण प्रखेरु सब उड़ जाएंगे, है ना। तो इस वजह से अब ध्यान सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। जब आप इस रास्ते से जा रहे हो, तो अंतर क्या है? हम यहां पर बात समझते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हम बात समझते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यू का एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हम z डायरेक्शन में लिखना चाहें तो mgz इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ z। बात क्लियर है? मान लो ये हाइट है आपकी z1, ये हाइट है आपकी z2, ये हाइट है आपकी z3, ये हाइट है आपकी z4, ये हाइट है आपकी z5, ये हाइट है आपकी z6। क्लियर है? ठीक। अब बहुत ध्यान सोचो, यहां पर मान लो z0 है, ठीक। जब आप z0 से z1 तक गए, तो आपने दो पाथ लिए। या तो आप यहां से यहां डायरेक्टली चले गए, या आप यहां से घूम के आए और यहां से निकल के यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। इस तरह से समझ गए ना, इस तरह से, ठीक। आप यहां पर पहुंच गए। इस पाथ में ऐसा क्या हुआ कि आपको थकान कम हुई? भाई देखो, अगर आप डायरेक्टली सीधा ऊपर चढ़ोगे ना तो बहुत थकान होती है। कभी आप पहाड़ वहाड़ चढ़ते होगे, अगर देखा होगा तो बहुत थकान होती है। आपके ये जो हिप्स होते हैं ना, यहाँ पर बेसिकली जो जांघें होती हैं, यहाँ पर दर्द होने लगता है, ठीक है ना। पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा सब दर्द होने लगता है, बहुत भयंकर सा। ऐसा क्या होता है? तो ध्यान सुनो कि जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम चेंज देखें, तो मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होता है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। उसको निकालने का तरीका क्या है? du by dz करो, क्या आएगा? mg। और mg क्या है? फोर्स। किस डायरेक्शन में? mg की डायरेक्शन क्या होती है? यही परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ mg। तो इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे होते हो तो वास्तविकता में आप mg के अगेंस्ट डायरेक्ट जा रहे होते हो, यानी उस टाइम पे आप मैक्सिमम स्लोप वाले रास्ते पर जा रहे होते हो। बात समझ आ रही है? हम यहाँ सिर्फ एक फंक्शन में बात इस वजह से कर रहे हैं ताकि समझना आसान होगा, ठीक है। तो जब हम डायरेक्टली ऊपर जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा होता है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम। अर्थात जब इधर से इधर जाएंगे तो आप देखो, मान लो हम क्या करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ? बहुत कम हुआ, इतना सा चेंज हुआ, बिल्कुल इतना सा चेंज हुआ। फिर आप इतने से इतने में गए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ? इतना। हालांकि समय आपको ज्यादा लगेगा, बट आप क्या है कि ज्यादा समय में आप उतना पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कवर कर रहे हो। बट यहाँ क्या था, आप एक जरा से टाइम में पोटेंशियल एनर्जी कवर कर लेते हो। तो इस वजह से यहाँ पर जो होता है थकान बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर चूंकि स्लोप जो होती है वो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। बट इन द केस इस डायरेक्शन में जब आप ऐसे जाते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है, स्लोप की जो चेंज होने की डायरेक्शन होती है
वो इस डायरेक्शन में भी भाई ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, बस अंतर क्या है कि इस डायरेक्शन में जो स्लोप है वो मैक्सिमम की हेल्प से, मतलब वो चेंज हो रही है बट मैक्सिमम चेंज नहीं हो रही है। मैक्सिमम चेंज किधर हो रही है? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में स्लोप मैक्सिमम चेंज होती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट की डायरेक्शन किधर होगी? ये। तो आप जब डेल यू बाई डेल जेड करो, चूंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो इसका ग्रेडियंट कितना आ गया? ग्रेडियंट ऑफ यू कितना आ गया? mg। ग्रेडियंट ऑफ यू कितना आ गया? mg। ठीक है, किस डायरेक्शन में? k कैप, mg k कैप। बात समझ आई? बात समझ आई? तो इस तरह से हम फील लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्यों ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो इतना महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में भी, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चेंज देखना चाहते हैं, मतलब हमें इस डायरेक्शन में चेंज पता है कितना है? mg k कैप। हम इस डायरेक्शन में चेंज देखना चाहते हैं कि मान लो इसको हमने कोई वेक्टर बोल दिया कि ये वेक्टर है हमारे पास, रैंडम वेक्टर के लिए नाम दे दिया r, ये एक रैंडम वेक्टर है, हम रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में स्लोप क्या है ना भाई। हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास तो ये फंक्शन है mgz। तो इससे जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम चेंज किस में आएगा? k कैप में, z डायरेक्शन में। तो हम इस डायरेक्शन में अगर स्लोप निकालना चाहे तो हमारे पास स्लोप निकालने का डायरेक्टली कोई मेथड तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही दिया हुआ है। आया कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो जब इस डायरेक्शन में फंक्शन हमको नहीं पता है, सिर्फ इस डायरेक्शन में फंक्शन पता है, तो करने का तरीका क्या है? आप इस डायरेक्शन में नहीं पता ना, हमें इस डायरेक्शन में निकालना है, आर डायरेक्शन में हमें निकालना है, आर डायरेक्शन में हमें निकालना है। पता किस डायरेक्शन में? जी डायरेक्शन में हमें पता है, जी डायरेक्शन में हमें पता है। तो करने का तरीका क्या होता है? जो आपने ग्रेडियंट निकाला है, जो आपने ग्रेडियंट निकाला है, या ग्रेडियंट ऑफ यू आया, इसका उस डायरेक्शन के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट। आया बात समझ? क्या कर रहे हैं? ध्यान सुनना कि हमने इस डायरेक्शन में चेंज निकाला है ना, हमने इस डायरेक्शन में चेंज निकाला ना, तो अब हमें इस डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालना है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट किया। यानी अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका कंपोनेंट लिया इसके अलॉन्ग, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि इसका कंपोनेंट है ना इसके अलॉन्ग, जो कंपोनेंट है इसके अलॉन्ग दैट विल गिव द चेंज इन द स्लोप इन दिस डायरेक्शन। आया कि नहीं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? दिस क्वांटिटी इज गिविंग द स्लोप, दिस क्वांटिटी इज गिविंग द स्लोप इन आर डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। और इस जो स्लोप हमने निकाली, ये जो हमारे पास आया है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, बट फील जो थी उसकी यही है कि इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आया? ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वास्तविकता में क्या है? ग्रेडियंट ऑफ यू का या ग्रेडियंट ऑफ एफ का, यहां यू था फंक्शन तो हमने यू लिख दिया, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, इन द डी डायरेक्शन, जो भी हमारा रैंडम डायरेक्शन दी है उसके रेस्पेक्ट में निकाल दिया। तो दिस इज द हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन एफ के ग्रेडियंट का डी वाली डायरेक्शन में निकाला गया कंपोनेंट। बात समझ रहे हो? तो या बोल सकते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ एफ का उस डी डायरेक्शन के साथ में डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्टली क्या निकल आएगा? हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इस पे कम से कम 5-6 लाइनें अपनी भाषा में लिखो, फिर और बात करते हैं इस पे, ठीक है? लिख लिया अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक फील कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा, ठीक है? कोई भी डाउट आ रहा हो तो अब आप चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको आप चैट सेक्शन में, इसमें डाउट का जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है वहां पर आपकी इंस्टेंट डाउट का ऑप्शन है, इसमें इंस्टेंट डाउट का ऑप्शन आपको यही इसी कोर्स के पोर्टल में मिल जाता है, ठीक है? जाकर के इंस्टेंट जो आप डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर ना कुछ आपको बुक्स अगर देखो या कुछ लेक्चर्स देखो तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग से टर्म्स यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम चेंज जो है ना वो आपको इस डायरेक्शन, भाई मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो आपको ऐसे करके फिगर्स दिखाए जाते हैं कि ये दो लाइंस हैं, ये इनको बोलते हैं लेवल सरफेस। क्या बोलते हैं? लेवल सरफेस। तो वास्तविकता में लेवल सरफेस क्या है? यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिक्स है ना? यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी? mg z नॉट। यहाँ पर क्या है?
mgz1। तो यहाँ इस पूरी सरफेस पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, इस तरह से क्या बोलना है, लेवल सरफेस है। तो एक लेवल सरफेस से दूसरी लेवल सरफेस तक जाने के लिए जो मैक्सिमम चेंज होता है, वो हमेशा ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन में होता है, जैसे मैंने बताया। तो इस फिगर से भी आपको समझना होगा मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, वो हमेशा नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। ये कभी कभी आपको कंफ्यूजिंग करने वाले टर्म्स लिखे होते हैं, तो उसको इस तरह समझना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डायरेक्टेड, है ना। और ये जो लेवल सरफेसेस हैं वो ये है। बात समझ आ रही है, पक्का, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ग्रेडियंट बस इतना ही है, बात समझ आई, ग्रेडियंट में बस इतना ही है। अब क्या बात करेंगे हम डाइवर्जेंस की। सवाल किस तरह से समझ आया आपको कि मान लो हमें फंक्शन दिया होगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी मान लो दिया गया है, इसका ग्रेडियंट निकाला, सिंपल क्या करना है, उस ग्रेडियंट वाले एक्सप्रेशन में यानी कि इसमें आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जी, इसमें डाल दो, हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ निकल के आ जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाला, जो भी डायरेक्शन दी गई है उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करा दिया। अब अच्छा इसमें ना आपको एक सवाल इस तरह से दिया जा सकता है, इसमें सवाल आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि हमारे पास फंक्शन ही दिया गया, मतलब फंक्शन ही दिया गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी, है ना, ये फंक्शन आपको दिया गया है और आपसे बोला गया है भाई इसका ग्रेडियंट एफ निकालो। सबसे पहले सवाल क्या बोलेगा, इसका ग्रेडियंट एफ निकालो, ठीक। जब आप ग्रेडियंट एफ निकाल लोगे तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ पॉइंट 1,2,1 पे अगर हम एक डायरेक्शन ले रहे हैं, मान लो डायरेक्शन हमने ले ली 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये एक डायरेक्शन ली, तो इस पॉइंट पे इस वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, इस पॉइंट पे इस वेक्टर का इस फंक्शन के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, मैं एक स्टेप में करने का प्रयास करता हूं इसको, देखना ध्यान से, देखना हमने क्या किया, हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाला, क्या आएगा यहां से, आई डेल बाई डेल एक्स करोगे, डायरेक्टली कर रहा हूं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स का रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर जी प्लस जे वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई जी प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आया ग्रेडियंट ऑफ एफ, अब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 1,2,1 क्या आ जाएगा, ऐसे 1,2,1 रखोगे तो इसमें आप ऐसे कर लो 1,1,1 आसान रहेगा थोड़ा करने में, ठीक है। तो 1 1 1 यानी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, करेक्ट है। ये आया ग्रेडियंट f की डायरेक्शन, ये क्या है, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट f की डायरेक्शन, ये है ग्रेडियंट f की डायरेक्शन। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में, तो कर क्या दोगे, सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव dd क्या आ जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, उधर दिखेगा नहीं शायद आपको, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dd इज इक्वल टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल ऑफ f डॉट प्रोडक्ट विद d वेक्टर। आया पक्का, क्या आ जाएगा यहां से, डेल ऑफ एफ यानी इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट यानी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, क्या आ जाएगा यहां से 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 1 कम 1 6 4 10 11, दिस इज द फाइनल आंसर। आया कोई कंफ्यूजन, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव फील आ गया, आया पक्का। अब चलते हैं डाइवर्जेंस की तरफ, इसको उतारो फर्स्ट ऑफ ऑल। गाइस यहाँ पर छोटा सा करेक्शन कर लेना, जो यहाँ पे मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखवाया है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ गया, ये यहाँ पे डी कैप होता है, चूंकि हम उस डी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे डी कैप लिखते हैं। जब डी कैप लिखेंगे तो इसमें इस डी कैप का मतलब क्या होगा, इस डी कैप का मतलब हो गया डी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो बस करना क्या है, यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देना है, अर्थात अंडर रूट के अंदर 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी 9 4 13 1 14, अंडर रूट 14 से हम यहाँ पर डिवाइड करा देंगे, अंडर रूट 14 से यहाँ पर हम डिवाइड करा देंगे, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। उसमें एक करेक्शन कर लेना कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यहाँ पर हमारे पास डी कैप है, ठीक है, डी कैप ना कि डी वेक्टर, ठीक है। वो जब भी क्योंकि उस डायरेक्शन में हमें निकालना है तो इस वजह से यहाँ पर उसका वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर आ रहा है। बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पक्का। अब नोट कर लेना,
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डाइवर्जेंस की। किसकी? डाइवर्जेंस। देखो ध्यान से, क्या है डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस क्या होता है? इसको हम सिंपली जो हमारे पास नेबुला ऑपरेटर था ना, डेल ऑपरेटर था, इस यहाँ से दिखाते हैं डेल। और हमारे पास किसी भी अगर हमें फंक्शन का अगर हमें डाइवर्जेंस लेना होता है तो इसको हम वहां से इस तरह से कहते हैं डेल डॉट। डेल डॉट। और डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर फंक्शन का, वेक्टर क्वांटिटी का लिए रहता है, तो डेल डॉट एफ वेक्टर हमने इस तरह से क्या बात की है। अब क्यों इस तरह से हम लिख रहे हैं डेल डॉट एफ? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इसके बाद फील करते हैं इसको मस्त आराम से, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है भाई? डेल का मतलब क्या हो गया भाई? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जी, ठीक। डॉट प्रोडक्ट विद फंक्शन, फंक्शन के कंपोनेंट मान लिया हमने, क्या है हमारे पास? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। क्लियर है? तो जब आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? या आप इसको ए एक्स ए वाई ना मान के, चलो ठीक है ए एक्स ए वाई मान लो, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इस तरह से होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? आई वाले का आई में यानी डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जी ए जेड। क्लियर है? दिस इज बेसिकली द डाइवर्जेंस ऑफ एफ। कोई खास बात नहीं है, बस ये एक्सप्रेशन होता है डाइवर्जेंस का। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको याद सिंपल कितना रखना है कि इस डेल का इस फंक्शन के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराना है, खेला खत्म, बस डेल डॉट एफ यही है। बात आती है इसके फिजिकल फील की, फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कैसे हम फिजिकली इसको महसूस करते हैं। ध्यान सुनना, डाइवर्जेंस को जब भी हमें फील करना होता है तो उसको हमेशा फील करते हैं फ्लूइड फ्लो से। आज फील करते हैं फ्लूइड फ्लो। आप फ्लूइड फ्लो का एग्जांपल लो, ठीक है। अपने मन में एक फ्लूइड की कल्पना करो, ठीक है। अपने मन में एक फ्लूइड की कल्पना करो, लिक्विड मान लो, ठीक है। गैस सैस छोड़ो, लिक्विड मान लो, ठीक है। तो हमने कोई एक फ्लूइड कंसीडर किया, मान लो लिक्विड है, मान लो कोई वाटर है। हमने क्या कंसीडर किया? वाटर कंसीडर किया। अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचना शुरू करो उससे। पानी पानी पानी, ठीक है। अपने दिमाग में पानी सोचो। तो पानी अगर अपन सोचते हैं ना, देखो चलो पानी वानी छोड़ो, प्यास मेरे को लगा ही पानी सुन के, ठीक है। तो पानी की अगर हम कल्पना करें तो ध्यान सोचो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इस तरह का सोर्स है जहां से पानी निकल रहा है, ठीक है। मान लो ट्यूबवेल टाइप का है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के सोर्सेज हैं, हम लोग कुछ सिंक बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक ही सोर्स है जहां से पानी चारों तरफ निकल रहा है, ठीक, फ्लूइड। तो हम डायरेक्शंस बनाने का प्रयास करते हैं। यहां से जो है वाटर इज कमिंग आउट। क्लियर? ठीक। एक सोर्स है, सॉरी एक सिंक है जहां पे पानी जो है वो लगातार जा रहा है। हमारा खेत की आप सिंचाई समझ सकते हैं, ठीक है। खेत में जब सिंचाई करते हैं तो एक जगह से पानी जो है वो आ रहा होता है, मान लो कोई गड्ढा सा हो गया तो वहां पर पानी भरने लगता है चारों तरफ से, है ना। तो इसको आप सोर्स की तरह कंसीडर करें, इसको आप सिंक की तरह कंसीडर करें, ठीक। तो वास्तविकता में डाइवर्जेंस क्या होता है आपके पास? डाइवर्जेंस इज बेसिकली कि वो वेक्टर क्वांटिटी या वो फ्लूइड या वो वाटर उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डाइवर्ज हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डाइवर्ज हो रहा है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होगी, तो उसका डाइवर्जेंस खुद सोचो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि वो डाइवर्ज हो रही है तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। और अगर कोई क्वांटिटी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, अर्थात निगेटिवली डाइवर्ज, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? उस जगह पे आ रही है, अर्थात क्या हो गया? इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस क्या होगा? निगेटिव। ये सिंपल फील्ड से बात कर रहे हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होगा? निगेटिव। यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा साहब, ठीक साहब, मजा आया, यहाँ तक अच्छा लगा। इसके बाद क्या बात करते हैं? अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, यहाँ पर डाइवर्जेंस निगेटिव है, तो बहुत ध्यान से सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करो अपने दिमाग में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करें और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे दिमाग में चार्जेस आते हैं, हमारे दिमाग में क्या आते हैं? चार्जेस। तो मान लो एक ये चार्ज है प्लस, मान लो क्या है ये चार्ज? प्लस क्यू। हमारे पास चार्ज क्या है? प्लस क्यू। अगर हम प्लस क्यू की कल्पना करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में इस तरह से निकलता है? बात समझ आ रही? तो इस पॉइंट पर अगर हम डाइवर्जेंस लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पे अगर हम डाइवर्जेंस लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए? क्या वो एक
पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। और अगर हमारे पास कोई एक निगेटिव चार्ज है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाए तो क्या वो इस तरह से होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस देखना चाहें तो क्या वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी? आया? तो क्या वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी? बहुत ध्यान से सोचो, आपने गॉस लॉ में क्या पढ़ा? मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोर्स कराया है, आपने अगर नहीं देखा है तो उस जाकर के उस कोर्स को देखो, वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करी मैंने, वहां पर भी डाइवर्जेंस थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, चीजें समझाने का प्रयत्न मैंने किया है। तो आप अपने गॉस लॉ को याद करो। गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या था? गॉस लॉ का एक्सप्रेशन था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको इस तरह से भी देखा होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये इसी का तो रूप होता है। तो ध्यान सोचो, ये क्या है? डाइवर्जेंस है। अब डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो पॉजिटिव होगा। ध्यान देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, यहां पर आ जाएगा प्लस क्यू इंटू द वॉल्यूम ऑफ द, जो भी है हमारे पास वॉल्यूम या एरिया जो भी है यहां पर आ जाएगा। तो दिस विल बी अल्टीमेटली पॉजिटिव, दिस विल बी अल्टीमेटली पॉजिटिव फॉर दिस फंक्शन, दिस सिस्टम। और यही क्वांटिटी डेल डॉट ई निगेटिव होगी इसके लिए, क्योंकि रो नेगेटिव होता है, माइनस रो होगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगी माइनस रो होगी, तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात डाइवर्जेंस जो होता है वो एक तरह से एक फंक्शन पे एक फंक्शन का होता है, फंक्शन पे हम निकालते हैं जो कि वेक्टर फंक्शन होता है, और वो फंक्शन अगर एक तरह से आउटवर्ड की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव, अंदर की तरफ है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव। क्या फिजिकली समझ आया है? पक्का 100%? अच्छा साहब, कभी कभी ना यहां से हम चीजों को थोड़ा सा आधा अधूरा समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस हमारे दिमाग में जब यहाँ पे इतना बता दिया गया कि अच्छा डाइवर्जेंस का मतलब है अगर कोई फंक्शन वेक्टर फंक्शन बाहर की तरफ रेडियली और बाहर की तरफ आ रहा है द डाइवर्जेंस पॉजिटिव, अंदर की तरफ जा रहा है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव। ठीक साहब, अब अगर ध्यान सोचो कि हमारे पास क्या हो कि एक इस तरह का फंक्शन हो, किस तरह का फंक्शन हो कि मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास क्या है? बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक। और यहां पर ना कुछ लाइंस आ रही हैं, कुछ कोई एक फील्ड है जो है वो आ रही है, ठीक, और सेम फील्ड उसमें से बाहर निकल भी रही है, ठीक। सेम फील्ड अगर बाहर निकली, जितनी आ रही जितनी जा रही है, तो इस फील्ड का इस रीजन में डाइवर्जेंस क्या होगा? इस फील्ड का इस रीजन में डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो। डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो ऑफ दैट फील्ड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ध्यान सोचो कि अगर जितनी लाइंस आ रही हैं उससे ज्यादा वो क्वांटिटी में निकल रहा है इस तरह से, इसका मतलब क्या? अब भी इसका डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, सॉरी जीरो होगा? नहीं, सिंपल से सोचो, क्योंकि यहां पे कम आ रहा है और ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो डेल डॉट एफ क्या होगा इस क्वांटिटी का? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव। इधर ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दूं, डेल डॉट एफ क्या होगा? पॉजिटिव। अगर डेल डॉट एफ पॉजिटिव होगा तो इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो डाइवर्जेंस होता है उसका फील्ड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं कि बाहर इस तरह से फब्बारे की तरह निकल रहा है, नहीं, एक वॉल्यूम आप इनक्लोज देखो, एक कंप्लीट वॉल्यूम देखो, वहां पर जो फील्ड आ रहा है और जो फील्ड बाहर जा रहा है अगर उसमें भी डिफरेंस है तो वहां पर भी डाइवर्जेंस अपना रोल प्ले करता है। अर्थात दिस इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, क्योंकि यहाँ पे कम चीज आ रही है और ज्यादा चीज निकल रही है, ये भी तो सोर्स ही हो गया और ये भी क्या था? सोर्स ही तो था। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर भी डाइवर्जेंस, वहां पर भी डाइवर्जेंस, खिला खत्म। क्या बात समझ आई? क्या फील आया है? फील आया है तो इसको अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा सा लिखो, ठीक है? नोट करो इसको और लिखो। अब ना थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी सोचो। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस आपने देखा कितना आता है? डेल डॉट बी कितना आता है? आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कोर्स में पढ़ा होता है कि डेल डॉट बी क्या आता है? जीरो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं एक बार मैग्नेट अगर आप कंसीडर करो तो इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस निकलती ना वो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर आकर के उससे मिल जाती है। तो वास्तविकता में यहाँ से जितना आप निकाल रहे हो, तो यहाँ से जितना हमारे पास जो फील्ड है वो निकल रही होती है उतनी ही एंटर भी कर रही होती है, यानी इसके लिए जो डाइवर्जेंस होगा वो जीरो आ जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा इसमें जो फील्ड लाइंस होती है कुछ इस तरह की होती है ना, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे आती है, इस तरह से जितनी निकलती हैं उतनी ही एंटर करती है। तो इस वजह से यहाँ पर डाइवर्जेंस जो होता है वो जीरो होता है। और इसी को एक टर्म में हम डिफाइन करते हैं कि सपोज दैट आपसे बोला गया है कि मतलब अगर डाइवर्जेंस आ रहा है तो इसमें डाइवर्जेंस क्या है? जीरो है। अगर डाइवर्जेंस जीरो है, किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइडल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइडल
फंक्शन नाम दिया गया उसको, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइडल फंक्शन। सोलेनॉइडल का मतलब समझ रहे हो कि जितनी चीज अंदर जा रही है उतनी चीज बाहर है। सोलेनॉइड किस तरह की होती है, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना। तो जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, जितना अंदर उतना ही बाहर, जितना अंदर उतना ही बाहर। इस वजह से इसको सोलेनॉइडल टाइप का नाम दिया गया कि दिस इज अ सोलेनॉइडल फंक्शन, अगर उसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो है। अब यहां तक जो बात होती है डाइवर्जेंस की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और भी हम करते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा और बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्ल की, इसकी बात करते हैं कर्ल की। ठीक से आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या बात करनी है हमें, कर्ल की। क्या होता है कर्ल, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ग्रेडियंट था, सॉरी ये हमारे पास डेल ऑपरेटर था, डेल को हमने क्या किया, किसी फंक्शन पे इस तरह से मल्टीप्लाई किया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज फॉर कर्ल्ड, किसको दिखाता है, कर्ल्ड को। और कर्ल्ड को करने का तरीका हम सिंपल जानते हैं, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिखते हैं, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेल ऑपरेटर लिखे आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जी, क्रॉस प्रोडक्ट विद सम फंक्शन जो भी हमारे पास है, मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है। अब अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराना चाहते हैं तो ध्यान से किस तरह से लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कराने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, जो ये वाला है डिटरमिनेंट आई जे के, यहां से क्या करोगे, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जी। ठीक, ये क्वांटिटीज क्या है, ए एक्स ए वाई ए जी। क्लियर, सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, आई इधर क्या आ जाएगा, डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड, है ना, माइनस जे कैप, ये वाला छोड़ेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ए एक्स। करेक्ट है। के कैप वाला लिख लो, के कैप में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स। करेक्ट है क्या, सिंपल, कोई खास बात नहीं। हम सिंपली इस तरह से कर्ल लिख सकते हैं, लेकिन कर्ल को थोड़ा थोड़ा सा फील करने का प्रयास करते हैं। कर्ल होता क्या है, कर्ल से हम मतलब क्या समझते हैं, समथिंग इज कर्लिंग, समथिंग इज रोटेटिंग। मतलब क्या है, मान लो कोई इस तरह का फील्ड है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक इस तरह का फील्ड है, इसको भी फ्लूइड फ्लो से हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी फ्लूइड फ्लो से अगर हम समझे तो ध्यान सोचो, हमारे पास एक वो है, वो आपने देखा है वो जिसको क्या बोलते हैं यार, एडी, एडी भंवर जो बनती है ना, इस तरह की जो बनती है, इस तरह से हमारे पास होती है, इसमें इस तरह की हमारे पास भंवर बनती है ना, इस तरह से बनती है भंवर। याद है, याद क्या है, देखा ही होगा कभी ना कभी, इसमें टीवी वगैरह में इस तरह की भंवर गोल 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 इस तरह से बन जाता है, चक्रवात टाइप का बन जाता है, जहाँ पे जहाज, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अगर देखी होगी तो वहां पर उसको शो करते हैं कि इस तरह से हमारे पास पानी जो है गोल 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 घूम रहा है। तो ये काइंड ऑफ कर्ल को रिप्रेजेंट करता है कि समथिंग इज रोटेटिंग, समथिंग इज रोटेटिंग। और अगर कुछ रोटेट कर रहा है तो वहां पर हम कर्ल की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, कर्ल की बातें करते हैं। ठीक साहब, अब एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल क्रॉस ई में करना चाहूंगा। तो आपने देखा है कि जनरली यहाँ पे मैं वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरल एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स को सिर्फ मिला रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को मिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास डेल डॉट ई क्या आता है, जीरो। वो डेल बी बाई डेल टी वाला हम टर्म नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, देखते हैं यहाँ से कि हमारे पास अगर हम उन चीज़ों को कंसीडर ना करें कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, हम सिर्फ इंडिविजुअल ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका जो कर्ल आएगा वो जीरो आएगा। क्यों कर्ल जीरो आता है, ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कभी भी आपका रोटेटिंग नहीं होता, कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी लूप नहीं बनाता है। आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी होंगी तो कभी भी वो लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। आप अगर एक वायर लेंगे, एक वायर लेंगे, इसमें करंट आई फ्लो कर रही होगी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना इस तरह से होता है ना, इस तरह से हम निकालते हैं। याद है, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ कर्ल आएगा, यहाँ पर डेल क्रॉस भी आता है, यहाँ पर डेल क्रॉस भी आता है, वो म्यू नॉट जे वाला टर्म जो आता है ना, बट डेल क्रॉस ई हमेशा जीरो आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा एक लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रोटेट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रोटेट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सिंपल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म से होता है, ये हमारा कर्लिंग नहीं होता है।
बात समझ आ रही? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह का वेक्टर है तो वहां पर हमारे पास जो उसका कर्ल आएगा दैट विल बी जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल आता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है म्यू नॉट जे के टर्म्स में, म्यू नॉट जे प्लस समथिंग, वो जो म्यू नॉट, वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म आता है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल जो होता है वो जीरो होता है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ये सिंपल। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या दूं? एक एग्जांपल दूं, ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है f इज इक्वल टू 2i कैप, या सॉरी 2x स्क्वायर i कैप, 2x स्क्वायर i कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर z k कैप। क्लियर है? ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, ये एक वेक्टर फील्ड है और हमसे बोल दिया गया इसका कर्ल निकालो। क्या निकालो? कर्ल। तो डेल क्रॉस एफ क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस एफ क्या आ जाएगा? सिंपल आपको ये करना है, आई जे के, ठीक, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जी, ठीक, क्या है? 2x स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर जी, ठीक, क्या आ जाएगा यहां से? आई, इसका इधर कराएंगे डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई तो वाई बचा, माइनस इसका इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा? डेल बाई 2x स्क्वायर यानी 4x। क्लियर है? माइनस माइनस जे कैप, ये बात समझ आ रही है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, जे किया, जे का किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमेशा जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, अदर वाले को कांस्टेंट मान करना, अगर नहीं समझ आ रहा तो ठीक है। जे को पक छोड़ा, इसका इसमें कराएंगे तो एक्स, जेड को तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर भी होगा 2x इंटू जेड, ठीक, इसका इधर कराएंगे जेड वाले में तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स है यहाँ पर केवल। तीसरे वाले का देखो के वाले का इधर क्या आ जाएगा? एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में केवल वाई क्योंकि एक्स का 1 हो गया, ठीक, माइनस माइनस इसका इसमें कराएंगे 2x स्क्वायर का वाई में तो जीरो हो गया। सिंपल। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? यहाँ से आ गया y माइनस 4x इंटू आई कैप, वाई माइनस 4x इंटू आई कैप माइनस 2xz इंटू जे कैप माइनस वाई के कैप, सॉरी प्लस वाई के कैप। दिस इज कर्ल। अब आपसे जिस पॉइंट पे कर्ल पूछा जाए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ गया। क्या बात है? क्लियर है? पक्का? 100%। तो आज हमने बात करी कि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या उनके फिजिकल मीनिंग होते हैं। इन पे क्वेश्चंस धीरे धीरे करते रहेंगे, इनकी कुछ अदर फॉर्म्स भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के फॉर्म देखेंगे, वो सारी आगे क्लासेस में चलता रहेगा। बट आई होप यहाँ तक की चर्चा क्लियर होगी। कोई भी डाउट है चैट ना करके पूछ लो, इंस्टेंट डाउट में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है, या डाउट सेशन में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।